हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन गुप्ता सर आज आया हूँ आपके सामने जो 7 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट का जो जेई मेंस का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कैसे हम उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। मैं ये कहूँगा कि इसे टफ लेवल में हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंटीग्रेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है और उसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन है वो इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ बढ़िया तरीके से हमें टैकल करना पड़ता है। राइट, चलिए पढ़ते हैं। लेट वाई जो भी है इज द सोल्यूशन ऑफ अ कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, x 0 से बड़ा है और ये कर्व पास करता है 1,0 से। वो हम जानते हैं, ये इसलिए देता है हमें कंडीशन पर्टिकुलर सोल्यूशन, ताकि हम फाइंड कर सकें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम निकाल सकें। राइट, तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें, राइट, तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चों कितना, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू द पावर x dy। राइट, अच्छा अगर मैं dx से डिवाइड कर दूं यहाँ पर ना, अपॉन dx प्लस, अब मुझे यहां पर रखना होता है सिर्फ x का फंक्शन y के साथ। राइट, x का फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय y के साथ। तो जो मुझे दिख रहा है e की पावर x इंटू एक्स माइनस 2y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। माइनस एक्स क्यूब को मैंने राइट हैंड साइड में भेजा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। राइट, अब मैं क्या करता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर e की पावर x जो है इससे डिवाइड कर देता हूं पूरी इक्वेशन को। तो dy बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 2 dy, सॉरी y, होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x। राइट, नाउ यू कैन सी दिस, एक x यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये वाला जो पूरा फंक्शन है इसको हम फंक्शन ऑफ x px मान लेते हैं और इसको हम एज अ फंक्शन ऑफ x कुछ q ऑफ x मान लेते हैं। तो ये एक कन्वर्ट हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके आगे का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग मैं कह सकता हूं था। इंटीग्रल ऑफ व्हाट, ये जो p फंक्शन होता है दैट इज e रेस टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 2, है ना। ये जो 2 क्लासिक इंटीग्रेंट्स हम पढ़ते हैं कुछ उस तरह की फॉर्मेट दिखती है, पर ये थोड़ा सा तोड़ने में मुश्किल हो जाती है, e की पावर x dx। तो अगर आप इस न्यूमरेटर को देखिए, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x है, उसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x माइनस, अगर आप देखें तो ये 2 बाय एक्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको यही वाला एक्सप्रेशन यहाँ दिख जाएगा। तो ये जो है एक्सपोनेंट की फॉर्म में इंटीग्रेट करना था। नीचे अगर मैं इसे t मानूंगा तो ये dt, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x, और ये तो आसानी है माइनस 2 ln x, है ना। ये पावर में बेटा, ई की पावर में मैं सॉल्व कर रहा हूँ इंटीग्रल को। ये 2x स्क्वायर बनेगा, डिवाइड कर देंगे तो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है ई रेस टू द पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब ये इंटरचेंज हो जाएगा, e और ये प्रॉपर्टी से लॉग की चेंज कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट, आप चेक कर सकते हैं, देखिए सोल्यूशन में हमने किया भी है। यहीं पर ये वाला जो स्टेप था ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल इसका स्टेप था, क्योंकि टाइम इसमें सबसे ज़्यादा लग जाता है। एक बार हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, फिर हम सोल्यूशन जानते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा q क्या फंक्शन था भाई, q था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x को हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ये तो बेटा कैंसिल ही हो गया पूरा पूरा। राइट, ये कैंसिल इससे हो गया dx, तो इंटीग्रल dx आ गया x प्लस लैम्डा। और इनिशियल कंडीशन अगर आप देखें तो कर्व हमें बोल रहा है कहाँ से पास कर रहा है बेटा, 1,0। तो इसमें हमने x को 1 और y को 0 रखा, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। नाउ क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑफ 2। बस एक बार लैम्डा की वैल्यू आ गई, फंक्शन आ गया, तो इसमें हम x को 2 रख देंगे और x को 2 रख के वैल्यू निकाल लेंगे। द वैल्यू विल कम आउट टू बी 4/4 प्लस ई स्क्वायर। बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन आई एम कीपिंग इट इन अ टफ सेक्शन, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी और कैलकुलेटिव हो जाता है।
and 4/4 plus e square you can see is written in option number 3. So the third option of this question is the right answer. Okay. ऑलराइट बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल्स का क्वेश्चन मिक्स्ड विद पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन में जो हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लेट C1 बी द सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3। C1 जो है वो तीन रेडियस का थर्ड क्वाड्रेंट में सर्कल है जो दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। अच्छा भाई, अगर दोनों ही एक्सिस को वो सर्कल टच करता है तो इसका मतलब उसका सेंटर -3, -3 हो जाएगा बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है एक, तो कुछ ऐसा ही ये सर्कल हम बना सकते हैं। डायग्राम जो बनेगा यू कैन सी दैट समथिंग लाइक दिस विल बी द सर्कल। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कहाँ चला गया हमारा डायग्राम? फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सेंटर हो गया -3, -3। आगे क्या बोल रहा है? एंड C2 बी द सर्कल विथ सेंटर 1,3 दैट टचेस C1 एक्सटर्नली। अच्छा भाई, एक और सर्कल है कुछ ऐसे जो इसको एक्सटर्नली टच करता है और सेंटर उसका 1,3 पर है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं इनके दोनों सेंटर्स को कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दूं, लेट्स से ये 1,3 हो गया और ये -3, -3 हो गया। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो जहाँ टच करेंगे वहीं से सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पास भी करेगी। ये C1 सेंटर हो गया, ये C2 सेंटर हो गया, राइट। और बोल रहा है कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये किस पॉइंट पे टच करते हैं। ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे टच करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अल्फा, बीटा है। तो हमें ये बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर करके कैलकुलेट करना है, बेसिकली ये पॉइंट निकालना है। तो सबसे बढ़िया कहानी ये है कि अगर मैं इस लाइन पर 3 यूनिट की डिस्टेंस पर फ्रॉम -3, -3 आगे बढ़ता हूं तो मैं डायरेक्टली पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से अल्फा बीटा निकाल सकता हूं। ठीक है क्या बेटा? तो उसके लिए मुझे क्या इस C1 C2 लाइन की स्लोप चाहिए होगी। तो मैं स्लोप निकाल लेता हूं। y2 - y1 दैट इज 6 अपॉन x2 - x1 दैट इज 4। द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज कमिंग आउट टू बी 3/2, जिसको कि मैं tan थीटा बोल सकता हूं। और मुझे tan थीटा पता है तो आई कैन इजीली कैलकुलेट sin थीटा एंड cos थीटा फ्रॉम हियर। sin थीटा विल बिकम 3/√13 आ जाएगा बेटा, और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√13। और हम जानते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें फाइंड करने हैं स्ट्रेट लाइन पर जिसका मुझे इंक्लिनेशन tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा पता है, तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 प्लस r cos थीटा। अब मैं इसमें प्लस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे दिख रहा है पॉजिटिव स्लोप है लाइन की। पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन में मुझे इससे x कोऑर्डिनेट भी आगे आएगा, आगे की तरफ, -3 से आगे की तरफ, और y कोऑर्डिनेट भी आगे की तरफ ही आएगा, तो प्लस r लिखेंगे हम। एंड y1 प्लस r sin थीटा, ये हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। x1 की वैल्यू कितना है बेटा? -3, r इज ऑल्सो 3 एंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 2/√13, -3 प्लस 3 इंटू r sin थीटा, दैट इज r sin थीटा इज 3/√13। तो बहुत ही बढ़िया, आसानी से हमें अल्फा बीटा मिल गया। अल्फा बीटा मिल गया तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ स्क्वायर ही उसकी वैल्यू को करना था। ये देखिए कैलकुलेशन किया हुआ है। बीटा माइनस अल्फा हमने निकाला, इट कम्स आउट टू बी 3/√13, जिसका स्क्वायर 9/13। क्वेश्चन में लिखा है वो m/n की फॉर्मेट है, जिसका GCD मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 9 and 13 आर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दे हैव 1, सो दैट वाई m प्लस n उनको ऐड करना हमसे पूछा गया था। तो m प्लस n जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू इज 22 देख लीजिए किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन 1 में लिखा है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो आप इसे इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ओके, ओके बच्चों, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन है, और मैं कहूँगा कि बहुत टफ नहीं है, ये भी इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC बी अ ट्राइंगल सच दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस AB एंड AC, हमें एक ट्राइंगल की दो साइड्स की इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन है ना। और साथ ही साथ में हमें क्या बोल रहा है कि
पॉइंट्स बी और सी एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। इसका मतलब अगर मैं लाइंस बनाता हूँ तो पहली वाली लाइन जहाँ एक्स एक्सिस को कट करी y 0 करूँगा तो वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2, 0, और दूसरी वाली लाइन में y 0 करूँगा तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, 0। तो ये पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, b और c पॉइंट्स हो गए, और ये वाला पॉइंट इसका मतलब ऑफकोर्स a हो गया। तो मुझे क्या करना है भाई, इन दोनों को सॉल्व ही करना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो x कट जाएगा, 4y = 4, तो y कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगी तो x कोऑर्डिनेट भी 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 1, 1 है ना। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1, 1, a कोऑर्डिनेट बिकम्स 1, 1। तो हमसे बोल रहा है कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो b है। अब हम जानते हैं ऑर्थो सेंटर भाई एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। आप आराम से ये देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका मतलब जो एल्टीट्यूड होगी ये बाइसेक्ट भी करके जाएगी, बाइसेक्ट करेगी तो ये इन दोनों के नहीं सॉरी एक मिनट, ये कौन सा लाइन हो रहा है, x = 1 हो रहा है, x = 1, सॉरी नॉट, आई डोंट थिंक इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कुछ नहीं, ये वाली जो लाइन होगी एल्टीट्यूड बनानी थी अपन को ना, ऑर्थो सेंटर चाहिए था, तो ये कौन सी लाइन होगी बेटा, x = 1 लाइन होगी। एक एल्टीट्यूड और मैं निकाल लूँ तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये P पॉइंट होगा, तो ये जो एल्टीट्यूड होगी ये AC के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं स्लोप ऑफ AC फाइंड कर लेता हूँ बेटा, है ना। स्लोप ऑफ AC 1 - 0 1, 1 - -2 इज -1, तो इसकी स्लोप -1 हो गई। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ये जो भी परपेंडिकुलर लाइन थी ये 1 हो जाएगी, और ये कहाँ से पास कर रही है, -2, 0। तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं y - 0 = m टाइम्स x - x1 + 2, तो x + 2 = y। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। इसमें मैं x को 1 रख दूंगा, x को 1 रखूँ तो y 3 आ जाएगा। तो मेरे पास p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए भाई, 1, 3। बहुत इजीली मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला था PBC का ना एरिया चाहिए, इसका एरिया हमें चाहिए। तो बहुत सिंपल है भाई, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 4 हो गई, हाइट 3 हो गई, तो इसका एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया। देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गई 4, हाइट हो गई 3, तो टोटल 6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाता है। 6 स्क्वायर यूनिट्स लिखा है 4 में। काफ़ी इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइंस का, ज़्यादा घुमाया हुआ नहीं है, इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। ओके, ओके बच्चों, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है, ये है प्योर पैराबोला का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इस शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इन जनरली वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट बढ़ भी रहा है, वेक्टर 3D भी अगर आप उसमें इंक्लूड कर लें तो काफ़ी वेटेज हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट P बी द पैराबोला हुज फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। किसी भी एक पैराबोला की हमें डायरेक्ट्रिक्स, मैं एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, कोई रफ स्केच बना रहा हूँ, कोई एग्जैक्टली प्लॉट करके नहीं बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + y + 2 = 0, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -2, 1। तो क्वेश्चन कह रहा है देन द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P। अब पैराबोला कुछ बनेगा, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड पैराबोला, कोई इंक्लाइंड पैराबोला बनेगा। तो उस पैराबोला के जिसका पैराबोला पर यदि x कोऑर्डिनेट एब्सिसा -2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उनका सम हमें निकालना है। तो बेसिकली अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो आई थिंक आपको पता है, वी कैन यूज फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी सेज दैट PS, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द फोकस, इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द from the directrix. PS = PM, है ना। I can use this condition to get my equation of the parabola. So it will become x + 2 का whole square plus y - 1 का whole square, जिसका स्क्वायर रूट हम करेंगे, is equals to PM मतलब पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, which will become 2x + y + 2 divided by √5 का मॉड, राइट। अब आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं, और नहीं तो सीधा सीधा हमसे y कोऑर्डिनेट का सम ही पूछा है, तो एब्सिसा को -2 रखना था, तो आप इस इक्वेशन में x को -2 रख दीजिए डायरेक्टली, ये तो 0 ही हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो यू विल गेट y - 1 का होल स्क्वायर। x को -2 रखा है बेटा, तो -2 - 4, तो y -2 का होल स्क्वायर अपॉन 5 यू विल गेट नथिंग, यू विल जस्ट गेट अ क्वाड्रेटिक। y में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उसका सम ऑफ द रूट्स ही पूछ रहा है, क्योंकि वो एब्सिसा का सम ही तो पूछ रहा है, तो y पे जो क्वाड्रेटिक आई उसका सम ऑफ द रूट्स आप फाइंड कर लीजिए, दैट विल बी द आंसर। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, ये हमने सॉल्व किया हुआ है, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक 4y² - 6y + 1, सम ऑफ द रूट्स इज 6/4, दैट इज 3/2। सम सैम नहीं है भैया, ये सम है ना। तो सम, सॉरी कितना हो गया, ऑप्शन 3/2 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। ओके
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ऐसा सोचें तो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री विद लोकस, लोकस बेस्ड ही क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व किया है। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है इसके अंदर थोड़ा सा, है ना। बाकी मेजर पार्ट जो है ये है कि समझना कि हम लोकस तक कैसे पहुंचे। क्वेश्चन कह रहा है थीटा की कोई इंटरवल है -π/3 से 0, जिसके लिए जो पॉइंट है x, y वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और वो पॉइंट इस तरह के कर्व पे लाई करता है। तो हमें अल्फा स्क्वायर, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की फाइनली वैल्यू निकालनी। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यार वो लोकस कैसे आएगा। तो अगर आप देखें तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, जिस पर भी ये पॉइंट लाई कर रहा है वो थीटा पे डिपेंडेंट है। तो मैं tan a प्लस बी का अगर फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, दैट इज tan a प्लस tan b, tan π/6 इज 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, दैट इज 1 माइनस tan थीटा इंटू 1/√3। क्लियर। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमें दिखेगा x इक्वल्स टू कितना, 3 टाइम्स ऑफ √3। tan थीटा को मैं थोड़ी देर के लिए ना t मान लेता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अज्यूमिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू t, तो √3t प्लस 1 अपॉन √3 माइनस t। ठीक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। नाउ ऐसे ही y कोऑर्डिनेट में देखूंगा तो वो भी tan थीटा मतलब t की टर्म्स में आएगा। अब मुझे x और y में रिलेशन चाहिए। लोकस में हमें क्या करना होता है, वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। यहाँ वेरिएबल कौन है, tan थीटा मतलब t। तो मुझे x और y के दोनों कोऑर्डिनेट से t को एलिमिनेट करना है, तो वो तो मैं कर सकता हूं। अगर मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो √3x माइनस tx इज इक्वल्स टू 3√3t प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं t की वैल्यू इधर से सॉल्व करता हूं तो √3x माइनस 3 अपॉन 3√3 प्लस x, ये हमारे पास t की वैल्यू पहले x कोऑर्डिनेट से आ जाएगी। सेम यही काम मुझे y कोऑर्डिनेट में भी करना है। मैं y लिखूंगा कितना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, और वहां से भी मैं t को y की टर्म्स में निकाल लूंगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने पहले बोला हमने t की वैल्यू x की टर्म्स में निकाली थी, x माइनस 3√3, x माइनस 3√3, यहाँ कुछ गलत कर दिया है क्या सॉल्व, x माइनस, एक मिनट में कैलकुलेशन चेक कर लूँ, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, आई थिंक यहाँ पर ना ये पॉइंट tan थीटा प्लस √3 है, tan थीटा प्लस, ये यहाँ पर ना π/3 आएगा बच्चों, π/3। तो अब हमारे को यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंज है वो करना रहेगा। क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं। इधर चेंज होगा, इधर चेंज होगा, राइट। लाई इसको वापस से हम चेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। यहाँ पर आएगा बेटा tan थीटा प्लस √3 अपॉन 1 माइनस tan थीटा √3, सब कुछ वही है, बस यहाँ π/3 था। तो दिस विल x इंटू 3t प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3t। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस √3tx इज इक्वल्स टू 3t प्लस 3√3, राइट। तो हमें t की वैल्यू चाहिए थी यहाँ से, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 3√3 अपॉन 3 प्लस √3x, ये हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 3√3 अपॉन 3 प्लस √3x, राइट। यहाँ पर अब ये सही होगा। सिमिलरली दूसरे में y में यहाँ पर π/6 ही था, इसी तरह से हमने tan थीटा का वो a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर हमने जो t की वैल्यू है वो भी y की टर्म्स में फाइंड कर ली। अब दोनों से हमने t को एलिमिनेट करना था, इक्वेट कर दिया, राइट। तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 3√3 अपॉन 3 प्लस √3x इज इक्वल्स टू √3y माइनस 2 अपॉन y प्लस 2√3। कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व करनी है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आप ऑप्शंस, यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो हमारे को यहाँ xy का कोफिशिएंट 1 चाहिए था, तो यहाँ 2xy माइनस 4√3x प्लस 6√3y प्लस 12 आ रहा था, इज इक्वल्स टू 0। तो हमने पहले क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया ताकि मैं कंपेयर आराम से कर सकूं। 2 से डिवाइड करके इक्वेशन आई। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट अल्फा था, y का कोफिशिएंट बीटा था और कांस्टेंट गामा था। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पूछा है, 12 प्लस 27 प्लस 36 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 75। तो 75 ऑप्शन 1 में लिखा है, दैट इज द राइट आंसर। तो अपन इसको क्योंकि एलिमिनेट करना जो है इसमें थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है, ये क्लिक होना चाहिए वहाँ पर कि हम इस तरह से लोकस फाइंड कर पाएंगे। तो आप इसे मीडियम टू टफ लेवल का क्वेश्चन मान सकते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का,
और दो स्टेटमेंट्स इसमें गिवन है और हमें चेक करना है उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी करेक्टनेस, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेटा रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि कुछ डेटा इस तरह से लिखे गए हैं कि बच्चे गलती करें। लेट्स रीड इट। लेट द सेट, फर्स्ट सेट है z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट माइनस आयोटा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस आयोटा नहीं आएगा। साथ ही साथ में हमें मॉड z जो है उसकी वैल्यू 1 दे रखी है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दिया गया है कि वो प्योरली रियल है। अगर ऐसा है तो इस सेट में एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स आएंगे। क्या ये सही है या गलत है? तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट से थोड़ी देर के लिए w मान लूं और वो प्योरली रियल है, तो हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो वो और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होता है। तो अगर मैं z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा को उसके कॉन्जुगेट के इक्वल करूं तो z बार प्लस आयोटा अपॉन z बार माइनस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं z बार, मॉड z बार क्या होता है, मॉड z का उसका 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट माइनस z आयोटा एंड प्लस माइनस 1, राइट। सिमिलरली z बार दैट इज 1 प्लस आयोटा z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा z माइनस 1, दिस 1 माइनस 1 1 एंड माइनस 1 कैंसिल, एक तरफ 2 टाइम्स आ जाएगा, दैट इज आयोटा के साथ हमारे को मिलेगा आयोटा z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा z इज इक्वल टू 0 और z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। नाउ z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ बेटा, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y 0 हो गया, तो हमारे को x कितना मिल गया, 0 मिल गया। हमें x कितना मिल गया, 0 मिल गया। साथ ही साथ में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 भी थी क्योंकि मॉड z 1 था, इसमें आपने x को 0 किया तो y स्क्वायर 1 आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, प्लस माइनस 1। अब यही बच्चा गलती करता है, y प्लस माइनस 1 देखती हुई कहता है हाँ सही बात है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, x तो 0 था पर क्वेश्चन ने लिखा है डोमेन में से माइनस आयोटा हटाया है, तो माइनस 1 रिजेक्ट होगा और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर उस सेट में आएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 कैसा हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इट्स नॉट राइट। अब स्टेटमेंट 2 की ऑथेंटिटी देखें, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, ओनली S2 इज करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, भाई ये भी है तो S2 अगर गलत हुआ तो ये आंसर भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट ये तो आंसर नहीं हो सकता है, और ओनली S1 इज करेक्ट ये भी आंसर नहीं हो सकता है, S1 तो रॉन्ग आ चुका है। तो 1 और 3 में अभी भी हमारे पास कंफ्यूजन है, तो इसका मतलब हमें सेकंड स्टेटमेंट चेक करना ही पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट भी ऐसा ही है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें से माइनस 1 नहीं है, मॉड z 1 है और ये प्योरली इमेजिनरी है। अब प्योरली इमेजिनरी हम जानते हैं w प्लस w कॉन्जुगेट 0 होता है, बिल्कुल सेम इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है, आइए देखते हैं। तो प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस z कॉन्जुगेट को हमने 0 करना था, राइट। तो z प्लस z कॉन्जुगेट को हमें 0 करना था, ये यहाँ पर आयोटा ही है भाई, है ना। ओके तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो हमने z प्लस z कॉन्जुगेट को 0 करके वही एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, हमें मिलता है z बार इज इक्वल टू 1। नाउ z बार मॉड z स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब मॉड z इक्वल टू 1, मॉड z इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, एक सर्कल की इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, सेंटर 0 0 रेडियस 1। तो उसके मतलब उसके ऊपर कितने पॉइंट्स आएंगे, इन्फिनाइट पॉइंट्स आएंगे, माइनस 1 हटाना है, एक पॉइंट हट भी जाएगा, माइनस 1 0 स्टिल डजंट मैटर, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल देयर आर स्टिल इन्फिनाइट पॉइंट्स। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट स्टेटमेंट था। So what will be the right answer? That means the right answer of this is 1 because both are incorrect is wrong. First statement of this is the right answer. Okay? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर से जिस तरह से डरते हैं बच्चे उस तरह का डराने वाला क्वेश्चन स्टिल नहीं था, ठीक है। ओके बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन और अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मीडियम इजी टू मीडियम मैं तो कहूँगा, इजी भी ले सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी कर लिया था, या तो ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम है ना। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसकी वही इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करनी है 0 से पाई में। तो अगर आप ध्यान से देखें, आपको डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x दिख रहा है, ऊपर sin x दिख रहा है, तो फील तो आ जाता है यार cos x को t माने तो ऊपर sin x dx लग जाएगा। अच्छा, पर यहाँ जो x बैठा है उसका क्या करें, तो अगर मैं इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लूँ, पहला x sin x अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x इंटीग्रल 0 से पाई में, और एक मैं ब्रेक कर लूँ 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई sin x अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x। साइन को मैं s और cos को c लिख रहा हूँ। इस अगर पार्ट में मैं किंग प्रॉपर्टी लगा दूं, क्या लगा दूं बच्चों, किंग प्रॉपर्टी, और किंग प्रॉपर्टी लगा के हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों को। तो किंग लगाएंगे तो x की जगह पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स ओनली, कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, बट स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा।
तो यहाँ पर जो पाई माइनस एक्स आएगा ऐड करने पर वो एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कट जाएगा। तो बेसिकली 2 टाइम्स आई विल बिकम पाई टाइम्स साइन एक्स, तो आई की वैल्यू विल बिकम पाई बाई 2 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देख सकते हैं भाई दोनों ही इंटीग्रल सेम ही लिखें, पाई बाई 2 प्लस 3 तो कांस्टेंट हो ही गया, तो पाई बाई 2 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और हमें जो सॉल्व करना है वो 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स को ही सॉल्व करना है। बहुत सिंपल हो गया है। अब आप कॉस एक्स को टी मान लीजिएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई बाई 2 प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ ही चुका है। लिमिट्स देखेंगे, जब आप एक्स को 0 रखेंगे तो टी 1 आएगा, पाई रखेंगे तो -1 आएगा, माइनस साइन आएगा इसके चक्कर में, ऊपर बनेगा डी टी अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर, जिसको आप a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 6 प्लस पाई इंटू पाई बाय 3√3। ठीक है, तो 6 प्लस पाई अपॉन पाई बाय 3√3 इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 2, सो द ऑप्शन 2 ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलस का अगेन एक और क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद। ये है मैक्सिमा मिनिमा, एओडी पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, राइट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो अगेन मैं नहीं कहूँगा कि बहुत टफ था, कैलकुलेशन भी ठीक ठीक थी, तो मीडियम लेवल का आप इसे मान सकते हैं, मीडियम। और कुछ बच्चों के लिए कई बार हो जाता है कि कैलकुलेशन छोटी मोटी चीज़ें कई बार क्यूबिक का एनालिसिस नहीं कर पाते। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या क्वेश्चन था। x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2 बी द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स है, मतलब जहां फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो कुछ नहीं, हमें इसका मतलब इसके डेरिवेटिव के 2 रूट्स ऑलरेडी गिवन है। f डैश x अगर आप देखें तो 3x² प्लस 2ax प्लस b बाय x इसका डेरिवेटिव आएगा। और हमें पता है क्वेश्चन के हिसाब से f डैश -1 भी 0 होगा एंड f डैश ऑफ 2 की वैल्यू भी 0 होगी। f डैश -1 अगर आप चेक करेंगे तो 3 माइनस 2a माइनस b 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन a और b में यहाँ से आ गई। f डैश 2 चेक करेंगे तो 2 का 12 प्लस 4a प्लस b बाई 2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आप इन दोनों इक्वेशन से इजीली a और b की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं कैलकुलेशन का टर्म में बचा रहा हूँ। ये a और b में 2 इक्वेशंस आई, a और b सॉल्व किया। a आ जाता है बच्चों -9/2 और b की वैल्यू आ जाती है 12। अब हम क्या कर रहे हैं, जब a और b की वैल्यू आ गई तो मैं उसको दोबारा से f डैश x में रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि मुझे पता तो चले ना किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास f डैश x कितना आ जाएगा बेटा 3x², a कितना आया था -9/2, तो -9x, और b कितना आया था बेटा एक बार देख लेते हैं, b की वैल्यू आई थी 12, तो प्लस 12 अपॉन x। अगर आप इसमें LCM ले लेते हैं तो x 3x³ माइनस 9x² प्लस 12 आएगा। 3 कॉमन आ जाएगा और इसके भी फैक्टर्स हो जाएंगे, क्यूबिक है, इसको आपको ध्यान से फैक्टराइज करना है। तो आप देखेंगे तो इसमें x+1 इसका एक फैक्टर आता है, बाकी बचती है क्वाड्रेटिक, राइट, जो कि बन जाती है 3 टाइम्स x-2 का होल स्क्वायर। यही मैं फटाफट बता देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 0, -1 एंड 2, 0, -1 एंड 2, दिस इज +2, राइट। नाउ राइट मोस्ट रीजन प्लस, इवन डिग्री है तो प्लस ही रहेगा, 0 पे साइन चेंज होगा और -1 पे भी इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि -∞ से -1 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीज ही कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में इंटरवल दिया था -2 से -1। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन स्मॉल m कैपिटल M से डिनोट करी जा रही है गिवन इंटरवल में। तो हमें उन दोनों का सम का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस वैल्यू चाहिए, मॉडुलस वैल्यू चाहिए। तो -2 से -12 की बात करें तो -2 से -1 तक तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और -1 से -12 तक इतना सा पोर्शन आएगा भाई, है ना, सोचा जाए तो ये तो तय है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी -1 पे आएगी, मिनिमम -2 पे भी हो सकती है, -12 पे भी, वो चेक करना पड़ेगा। तो पहले f मैक्स निकाल लेते हैं। f की मैक्सिमम वैल्यू -1 पे आएगी, तो अब हमें फंक्शन पता ही है, a और b की वैल्यू, ये रहा फंक्शन, a पता है b पता है, तो इसमें x को -1 रख दिया, x को -1 रखेंगे तो पार्ट 0 ही हो जाएगा और सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है -4.5। अब ऐसे ही f ऑफ -2 और एक आपको f ऑफ -12 भी निकालना है और तभी चेक करना पड़ेगा। तो जब आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो आप
पता चल जाएगा बहुत इजीली कि f ऑफ -2 की वैल्यू f ऑफ -1/2 से कम आ रही है. सो दैट मीन्स द मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू अकर्स एट f ऑफ -2. वो हमने सॉल्व किया. अच्छा, क्वेश्चन में आप देखेंगे ln2 आपको बोला गया है कि 0.7 आपको कंसीडर करना है. तो हमने ln2 को यहाँ पे 0.7 रख के सॉल्व किया. तो मिनिमम वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी -16.6. बस अब आपको -4.5 और -16/6 को ऐड करके उसका मॉडुलस लेना था. तो आंसर कम्स आउट टू बी 21.1. ठीक है, तो कैलकुलेशन का मैं टाइम बचा लिया हूँ और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है. अच्छा, ये आप बोलेंगे सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया? डायरेक्ट नहीं लिखा है, कंपेयर करके ही लिखा है. f ऑफ -2 और f ऑफ -1/2 को कंपेयर करना पड़ेगा, बट वो ऑब्जर्व इजीली हो जाएगा जैसे आप f ऑफ -1/2 निकालेंगे कि ये वाली वैल्यू f ऑफ -1/2 से कम आ रही. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स 21.1 which was written in option number 2. So this is the correct answer of this question. Okay. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं. इसमें पहला क्वेश्चन देखिए. लेट द लाइन L पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड इंटरसेक्ट द लाइन x-1/2 y+1/3 z-1/4 एंड x-3/1 y-4/2 z/1. देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन L. तो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, अपने को दो लाइंस गिवन है. लेट सपोज ये L1 है और ये लाइन है अपनी L2. ठीक है, तो इसमें अपने को एक लाइन चाहिए L. ये मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है और अपने को एक लाइन L फाइंड करनी है और उस पर कौन सा पॉइंट इनमें से है वो अपने को पता करना है. और इस पे एक पॉइंट अपने को A दिया है, वो है 1 1 और 1. अब तो इसकी हेल्प से A B C, इसकी इन लाइंस की हेल्प से B और C के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकाले जा सकते हैं. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मुझे B के कोऑर्डिनेट चाहिए तो इस लाइन में इसको इक्वल रख लूँगा मैं लैम्डा के. तो ये हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएंगे, 2 लैम्डा +1, 3 लैम्डा -1 एंड 4 लैम्डा +1. उसी तरह से अपन इस C के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इसको गामा के इक्वल रख के. तो यहाँ से C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, गामा +3 और 2 गामा +4 एंड गामा. तो अब अपने को यहाँ से B और C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं. तो इसकी इन कोऑर्डिनेट्स की सहायता से अपन AB के DRs निकाल सकते हैं. तो AB के DRs निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट कर देंगे. तो AB के DRs क्या आ जाएंगे अपने पास, वो आ जाएंगे 2 लैम्डा 3 लैम्डा -2 और 4 लैम्डा. उसी तरह से अपन इनकी सहायता से ही AC के DRs भी फाइंड कर सकते हैं. तो AC के DRs क्या हो जाएंगे अपने पास, वो हो जाएंगे AC के C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, लैम्डा प्लस गामा +3. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, गामा +2. इसमें क्या करेंगे, गामा +3 से -1 करेंगे और उधर गामा 2 गामा +4 से -1 करेंगे एंड गामा से भी -1 करेंगे. तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, गामा +2, 2 गामा +3 एंड गामा -1. ठीक है, और अपने को पता है कि ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं L को, और ये तीनों पॉइंट L पे ही हैं. तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे AB पैरेलल टू AC अपने को दिया है. तो इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, 2 लैम्डा, तो गामा +2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा -2. ये क्या हो जाएगा, 2 गामा +3 हो जाएगा और 4 लैम्डा अपॉन गामा -1 हो जाएगा. अब अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं और गामा की वैल्यू निकालने से अपने को क्या मिल जाएगा, पॉइंट C मिल जाएगा. पॉइंट C मिलने के बाद अपन इन A और C की हेल्प से लाइन L निकाल सकते हैं और फिर पता कर सकते हैं कि इस पे कौन सा
पॉइंट इनमें से दिया हुआ है। तो अब यहाँ से गामा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये इन दोनों रेशियोज को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा प्लस 2 इज इक्वस टू 2 अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ से जो हो जाएगा 2 गामा प्लस 4 इज इक्वस टू गामा माइनस 1। तो गामा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -5। और इस -5 की वैल्यू को इस पर रखकर अपन क्या कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, गामा प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा -2 एंड ये 2 गामा प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा -6 और गामा, और ये हो जाएगा -5। अब अपने को 2 पॉइंट्स इस पे मिल चुके हैं और इनकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, लाइन एल निकाल सकते हैं। यहां से लाइन एल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें से ए और सी से की हेल्प से लाइन एल निकालेंगे। तो ए क्या है अपने पास, ए के कोऑर्डिनेट है 1 1 1 और सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अपने पास -2 -6 और -5। और इनकी हेल्प से अपन लाइन एल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लाइन एल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x -1 अपॉन -3 इज इक्वस टू x y -1 अपॉन -7 इज इक्वस टू z -1 अपॉन -6। तो ये लाइन एल की इक्वेशन आ गई। अब अपन इसको k के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3k + 1, x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -7k + 1 और z की वैल्यू हो जाएगी -6k + 1। और अब जो भी पॉइंट जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इस तरह से अपन इसके, जैसे कि यहाँ पे ये आया है अपने पास और k बराबर -2 के लिए ऑप्शन ए जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपना ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y + 5z = 9, 7x + 3y - 2z = 8, 12x + 3y - 4 lambda 4 + lambda + z = 16, 16 - mu। तो इस have infinity many solution, then the radius of the circle at center lambda mu and touching the line 4x - 3y। तो इसमें क्या दिया है अपने को, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है और उसके इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन दिए हैं। तो इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, ए लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर इस लैम्डा म्यू के मिलने के बाद अपन इसकी रेडियस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन अगर अपने को दिया है तो इसको कैलकुलेट क्या होता है, इसकी कंडीशन d1 = d2 = d3 = 0। चारों डी जो होते हैं, चारों डिटरमिनेंट जो होते बनते हैं वो इसके क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पहली कैलकुलेशन कर लेते हैं डी की हेल्प से, ताकि अपने को लैम्डा की वैल्यू इजीली मिल जाए। दूसरी कैलकुलेशन अपन d1 d2 d3 किसी की भी हेल्प से कर सकते हैं, वो अपन अपनी आसानी के हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ से डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 7 12 3 3 3 5 - 2 और -4 + लैम्डा = 0 और एक अपन ले लेते हैं d3 और d3 को भी अपन क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो d3 के जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 2 7 12 3 3 3 9 8 और 16 - mu = 0। और इन दोनों को सोल्व करके अपन क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि
ये इस तरफ इधर निकाली हुई है। यहाँ से D1 को 0 किया तो यहाँ D1 को 0 करने से लेमडा की वैल्यू 5 आ गई, और D3 को अगर अपन 0 करेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इसका सेंटर जो है ना वो क्या हो गया, 5,9 हो गया। और अपने को जो इक्वेशन दी थी वो दी थी 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस चाहिए अपने को, तो इसका डिस्टेंस d, और वो क्या होगा, उस सेंटर की रेडियस के बराबर होगा। तो इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को इसमें रखेंगे अपन 3, 5 माइनस 4, 9 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन, ये इक्वेशन आई थिंक 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 है। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो इसका जो d की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 9 अपॉन रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन करने से अपने पास r की जो वैल्यू आएगी वो 7.5 आएगी, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर का। लेट द एंगल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 बिटवीन टू यूनिट वेक्टर a कैप एंड b कैप b sin इनवर्स रूट 65/9 इफ द वेक्टर c अपने को एक वेक्टर दिया है, तो और देन द वैल्यू ऑफ c वेक्टर डॉट a कैप और c वेक्टर डॉट b कैप अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों a वेक्टर डॉट b वेक्टर करना चाहूँगा तो मुझे चाहिए यहाँ पे a मोड ऑफ b कोस थीटा, और अपने को दिया है वैल्यू थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है साइन इनवर्स रूट 65/9। ठीक है, तो यहाँ से जो साइन थीटा होगा वो हो जाएगा क्या, रूट 65/9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4/9। ठीक है, तो इसकी सहायता से अपन अब क्या करेंगे, सी वेक्टर डॉट ए कैप यहाँ से फाइंड करेंगे। सी वेक्टर डॉट ए कैप फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, सी वेक्टर जो है वो क्या है, 3 ए कैप प्लस 6 बी कैप प्लस 9 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका डॉट प्रोडक्ट अपन करने वाले हैं किसके साथ, ए कैप के साथ। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को डॉट करेंगे, ए डॉट ए आएगा, ए डॉट ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस यहाँ पे 6 बी डॉट ए आएगा, और बी कैप डॉट ए कैप की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी बी मोड ऑफ बी कैप मोड ऑफ ए कैप कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू अपने पास है 4/9 प्लस ये जो वैल्यू है ए क्रॉस बी डॉट ए कैप, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 कोस थीटा की वैल्यू अपने पास है 4/9, और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8/3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4/9, तो ये हो जाएगा 8/3, तो ये कितना हो गया, 17/3। नेक्स्ट इसी तरह से अपन b डॉट सी डॉट बी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सी डॉट बी की कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका वो जो सी वेक्टर अपने को दिया है उसकी कैलकुलेशन करेंगे बी डॉट के बी कैप के साथ, तो अपने को मिलेगा 3 डॉट ए बी प्लस 6, तो ये हो जाएगी वैल्यू कितनी, 3 इंटू 4/9 प्लस 6, तो ये वैल्यू जो अपने पास आएगी वो आ जाएगी 22/3। तो अब अपने पास किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, 9 सी डॉट ए माइनस 3 सी डॉट बी की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 17/3 माइनस 3 22/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू इसकी आने वाली है वो आ जाएगी कितनी, 29।
9 और 29 के हिसाब से अपना जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज 5/√6 देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज। तो अपने को क्या दे रखा है, दो लाइंस दे रखी है और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी है और अपने को अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए अपने को क्या है, सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और फॉर्मूला इसका यूज करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मोड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो ये हो जाएगा अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला और इस फॉर्मूला की सहायता से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जैसे अपन ने यहाँ पे ये लाइंस दे रखी है, इस लाइन और दूसरी लाइन ये दे रखी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या दे का फॉर्मूला क्या है अपने पास, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मोन मोड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अपने को 5/√6 दे रखी है और यहाँ पे a2 माइनस a1 जब यहाँ से करेंगे तो a2 माइनस a1 ये इसका है a1 प्लस लेमडा b1 और ये होगा a2 प्लस लेमडा b2। तो यहाँ पे अपन a2 माइनस a1 जब करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट अपने को करना है b1 क्रॉस b2 के साथ और b1 क्रॉस b2 यहाँ से अपन इसकी सहायता से फाइंड कर सकते हैं। तो b1 क्रॉस b2 की जब वैल्यू अपन सोल्व करेंगे तो वो आएगी अपने पास 3 माइनस 4 अल्फा आई कैप 2j कैप 2 अल्फा माइनस 3k कैप और नीचे जो है मोड ऑफ b1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मोड अपने पास आने वाला है। तो ये जो वैल्यू है इसका क्रॉस प्रोडक्ट की, इसका मोड अपन निकाल सकते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर का पहले इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 अल्फा माइनस टाइम आएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 और j कैप तो ये हो जाएगा प्लस j कैप, ये होगा माइनस j कैप और ये जो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम 2 अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर ये अपने पास हो जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 25/6 और इसका होल स्क्वायर अपॉन इसका रूट यहाँ से हट जाएगा। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो ये 25/6 हो गया और यहाँ पे ये वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन दिस, तो 25/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 माइनस 13 का होल स्क्वायर 10 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 प्लस 11। ठीक है, 25/3 ये क्या हो जाएगी वैल्यू, इसका जब होल स्क्वायर अपन यहाँ से खोलेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से अपने को एक क्वाड्रेटिक मिलेगी और इस क्वाड्रेटिक की हेल्प से अपने को जो अल्फा की वैल्यू है वो अपने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक है, अब अपने को पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी दो वैल्यूज होगी अल्फा की वही उसके सम ऑफ रूट के इक्वल होगा। तो अपन यहाँ से सम ऑफ रूट की कैलकुलेशन डायरेक्ट ही कर सकते हैं, विच इज -b/a होगा। -b/a को की वैल्यू जो निकालनी हो अब 87/29 हो जाएगी और इसका जो आंसर आएगा वो -3 आ जाएगा, जो कि मैच होता है किससे, ऑप्शन 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो दे रखा है, लेट x1 x2 x3 बी एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ 2 7 9 5 आर सब्ट्रैक्टेड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम दिस देन the resulting number are in arithmetic progression, then the value of 1/24 x1 x2 x3 and x4 is। ठीक है, तो अपने को x1 x2 x3 चार टर्म्स हैं जो कि जीपी में दे रखी है और जीपी में से जब अपन उनके रेस्पेक्टिवली टर्म्स में से 2 7 9 5 अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक एपी में कन्वर्ट हो जाती है और उस
एपी की हेल्प से अपने को क्या निकालना है, एपी में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी हेल्प से अपने को x1 x2 x3 निकाल के उनकी वैल्यू 1/24 x1 x2 x3 x4 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 4 टर्म्स है जो कि जीपी में है, तो उन टर्म्स को मानने का क्या तरीका हो सकता है अपने पास। लेट अपन ने मान लिया a/r³। जब भी अपने को 4 टर्म्स माननी होती तो अपन इसी फॉर्म में मानते हैं, a/r³ a/r AR और AR³ तो ये 4 टर्म्स हो जाएंगे जीपी में, है ना। और इसमें से अब अपने को क्या करना है, 2, 7, 9 और 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो किस में है, जीपी में, जो कि अपने ने माना है। तो ये x1 x2 x3 x4 हो गया। ठीक है, और यहाँ से अपने पास ये जीपी में। अब अगर इसमें से अपन a/r³ -2 करता हूँ एंड a/r-7 करता हूँ एंड AR-9 करता हूँ एंड AR³ -5 करता हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक AP में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपन AP की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके यहाँ से 2 इक्वेशन बना लेंगे कोई भी, और उन इक्वेशंस की हेल्प से A और R फाइंड कर लेंगे। और अगर अपने पास AR आ जाता है तो x1 x2 x3 x4 किसी की भी वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ अपन करने वाले हैं वो इसको जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो ये जो है इन दोनों का मिडिल टर्म है, तो वो क्या होगा, 2 टाइम a/r-7 इज इक्वल टू, इन दोनों के सम के इक्वल होगा वो, तो a/r³ -2 प्लस AR-9। इस को अगर अपन सोल्व करेंगे और एक और अपन एक रिलेशन बना लेते हैं, तो ये एक तो ये रिलेशन अपने पास आ गया, और एक दूसरा रिलेशन बना लेते हैं जो कि इन तीनों की हेल्प से अपने पास आ जाएगा। तो ये 2 टाइम AR-9 और ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम AR-9 किसके इक्वल होगा, A/r-7 प्लस AR³ -5 के इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। देखिए अपन ने 4 टर्म्स मान ली और उसमें से -2 -7 -9 और -5 कर लिया, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, एक AP में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ से अपन AP की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। AP की प्रॉपर्टी वही जो मिडिल टर्म होता है वो फर्स्ट और थर्ड का डबल होता है, फर्स्ट और थर्ड के सम का डबल होता है। तो ये मिडिल टर्म में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट और थर्ड का सम कर लेंगे, इसका और इसका सम कर लेंगे। तो इसकी हेल्प से अपने पास एक इक्वेशन यहाँ से आने वाली है, और दूसरा जो मैंने अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं AR-9 और इन दोनों का सम। तो ट्वाइस ऑफ AR-9 करेंगे तो 2AR-18 आ जाएगा और A/R प्लस AR³ -12 हो जाएगा। और इनकी हेल्प से अपने पास एक दूसरी इक्वेशन आने वाली है, वो क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। ठीक है, और इन दोनों की हेल्प से अपन इन दोनों को जब सोल्व करेंगे, जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3r³ -6r आने वाला है, तो r 3r² माइनस, तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। अपन r की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से एक वैल्यू अपने को 0 भी मिल रही है, पर 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 लेने पे वो जीपी बनेगी नहीं। तो r की वैल्यू क्या ले ली अपन ने, √2 यहाँ से ले ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू तो ये अपने पास आ गई, और इस वैल्यू को अपन किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6/√2 आ जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 6/√2। अब अपने को निकालना है 1/24 x1 x2 x3 और x4। इसको निकालने के लिए अपने पास जो टर्म्स थे वो क्या थे, 1/24, जो फर्स्ट टर्म था उसको मैंने क्या माना था, A/r³, सेकेंड टर्म था उसको माना था A/r, थर्ड टर्म को AR माना था, और फोर्थ टर्म जो थी उसको माना था AR³। कितना माना था, AR³। तो ये सारे यहाँ से कट जाएंगे और अपने पास आ जाएगा 24a⁴, और इसकी जो वैल्यू होगी 1/24, और इसका अपन पावर 4 कर लेंगे 6√2।
√2 का पावर 4। और इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आने वाला है इसका वो आ जाएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let A be a 3x3 matrix such that adjoint of A का डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने को दे रखी है 81 एंड S जो दे रखा है अपने को n बिलोंग्स टू Z एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट की पावर n-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4। और अपने को वैल्यू निकालनी समेशन ऑफ n बिलोंग्स टू S और A पावर n स्क्वायर प्लस n की। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे ये जो दो चीज़ें दे रखी है यहाँ से इसकी हेल्प से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी हेल्प से निकालेंगे अपन डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू। और ये जो दे रखी है ये जो सेट S दे रखा है इसकी हेल्प से अपन n निकालेंगे, जो भी अपने कोई रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं उनकी हेल्प से n की वैल्यू निकालेंगे। उस n की वैल्यू के अकॉर्डिंग इनका समेशन अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने को जो दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, इसकी जो वैल्यू दे रखी है अपने को वो दे रखी है 81। अब अपने को पता है कि एडजॉइंट को सोल्व करते हैं तो वो क्या आता है, ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर क्या होता है n-1 पावर जितने भी एडजॉइंट्स अपने को दे रखे उस हिसाब से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो n-1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और उसकी पावर आ जाएगी 3, क्योंकि 3 टाइम अपने को एडजॉइंट दे रखा है और ये हो जाएगा 81। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 8 इज इक्वल टू 81। जब इनको सोल्व करेंगे यहाँ से तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू आएगी वो आने वाली है अपने पास √3। अब इस √3 की वैल्यू की हेल्प से ये n की वैल्यू अपन इस सेट में फाइंड करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो दे रखा है एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर कितनी हो जाएगी 2 पावर 2 मीन 4 की पावर दे रखी है अपने को क्या n-1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर क्या हो जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से दोनों ही डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर है तो पावर्स को आसानी से कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आएगा वो क्या बन जाएगा 2 × n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आने वाला है अपने पास n स्क्वायर, 4n को उधर लेके जाएंगे तो माइनस n बचने वाला है, यहाँ पे +2 बनेगा, उधर लेके जाएंगे तो -6 होने वाला है। और यहाँ से अपने पास एक क्वाड्रेटिक मिलेगी और क्वाड्रेटिक की हेल्प से अपन n की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएगी n बराबर 3 और -2 आएगी, वो फैक्टर करने से आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक है, अब अपने को चाहिए समेशन ऑफ n बिलोंग्स टू S डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर n स्क्वायर प्लस n का डिटर्मिनेंट। अब अपने पास n की वैल्यूज जो आई है 3 और -2, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, जब मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर 12। और जब मैं इसमें -2 पुट करूंगा, अब समेशन है तो दोनों को प्लस करेंगे, -2 पुट करेंगे 4n स्क्वायर मीन 4 -2 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर के इक्वल बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 दे रखी है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 पावर 6 प्लस और यहाँ से हो जाएगा 3, और इन दोनों को इनको अपन कैलकुलेट करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, जो कि होने वाला है अपने पास। अच्छा, इसके कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। तो ये जो 3 पावर 6 की जो वैल्यू आने वाली है वो 729 आने वाली है, प्लस 3 करेंगे तो ये 7 3
2 इसका आंसर हो जाएगा अपने पास, पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट को इसका आंसर दे रखा है, यहाँ से अपन ने इसका क्वाड्रेटिक बनाया, क्वाड्रेटिक के वैल्यूज निकाली n बराबर 3 n माइनस 2 और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आर 40 एंड 5.1 रेस्पेक्टिवली बाय मिस्टेक one observation is taken as 50 instead of 40 if the correct mean and the correct standard deviation are mu and sigma respectively, then find 10 mu plus sigma। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या दे रखा है, एक मीन दे रखा है 100 ऑब्जर्वेशन का जो कि 40 है मीन, अपने को जो x बार दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अपन समेशन ऑफ एक्स आई निकाल सकते हैं। यहाँ से समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई, आई बराबर क्या है 1 to 100 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना है अपने को दे रखा है 40। ठीक है, तो यहाँ से समेशन ऑफ एक्स आई, आई बराबर 1 to 100, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000 के बराबर। ठीक है, अब ये तो जो भी समेशन ऑफ एक्स आई है, जो डेटाज का जो सम है वो गलत है, क्योंकि अपना जो ऑब्जर्वेशन था उसमें ही एक मिस्टेक हो गई थी। वो क्या हो गई थी कि एक जगह 40 को अपन ने 50 रीड कर लिया था और उस वजह से ये अपने को मिला था। पर तो अपन जो एक्चुअल समेशन ऑफ एक्स आई होगा वो क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 to 100, इसको अपन लिख लेते हैं न्यू या फिर एक्चुअल भी लिख सकते हैं। समेशन ऑफ दिस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 माइनस 50। वो ऑब्जर्वेशन जो गलती से नोट कर लिया था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन अपना था 40 उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी 3990, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब गलती सिर्फ मीन में नहीं हुई, गलती एचडी में भी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में भी गलती हुई है, तो उस गलती को भी अपने को निकाल के उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डेटा की हेल्प से जो एक्स बार न्यू होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 390 अपॉन 100 और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 399/10। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होती है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन एक्स आई की कैलकुलेशन करेंगे। अब अपने को जो दे रखा है, पर ये तो जो दे रखा है वो गलत ऑब्जर्वेशन की वजह से दे रखा है, तो इसकी हेल्प से अपन ये निकालेंगे, फिर उस ये जो वैल्यू आएगी उसकी हेल्प से ये वापस से डेटा को चेंज करके अपन जो मेन या फिर एक्चुअल अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन का है वो निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ये है वैल्यू 100 माइनस, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 40 है, 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आने वाली है यहाँ पे ये समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 16 और 4 टाइम 0 प्लस ये हो जाएगा 2601, तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है 61626001, यहाँ से अपने को इसकी वैल्यू मिलने वाली है। अब अपने को अगर जो न्यू वाला या फिर ओरिजिनल वाला जो एक्स आई का स्क्वायर है वो फाइंड करना है, तो उसमें से क्या करेंगे, अब ये जो डेटा ये पुराने ऑब्जर्वेशन या फिर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, तो इसमें 50 का स्क्वायर ऐड है, तो उस 50 के स्क्वायर को हटा के अपन क्या करेंगे 40 का स्क्वायर ऐड कर देंगे इसमें से, तो इसमें क्या होगा, ये
2601 में अपन क्या करेंगे 50 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन 2500 माइनस हो जाएगा और ऐड क्या करेंगे यहाँ से 1640 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है 900 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 105 900 यहाँ से ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर जो न्यू है वो क्या हो जाएगा 900 यहाँ से, एक मिनट 900 का यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें, वन 162601 इसमें से अपन ने क्या किया 2500 को सब्ट्रैक्ट किया प्लस 1600 को ऐड किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 900 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसमें से, तो 900 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2601 माइनस 900, तो इससे जो अपने को वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है 161701 मिल जाएगी, ठीक है। अब इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, करेक्ट मीन तो अपना ये आ ही गया था और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, तो वो जाएगा 16701 अपॉन 100 और ये 399 अपॉन 10 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 399 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहाँ से 1/10 बाहर आ जाएगा। इन दोनों को जब अपन सोल्व करेंगे तो 2500 आने वाला है और यहाँ से अपने को जो नया SD मिलने वाला है वो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो अब अपने को वैल्यू निकालनी है 10 म्यू प्लस सिग्मा की, तो वो हो जाएगी कितनी 399 प्लस 50 यानी कि 449 हो जाएगी और इस हिसाब से अपना जो आंसर होगा 4 वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 बैट्समैन 6 bowler 10 players to be chosen from a team which should include at least 4 batsmen and at least 4 bowler, 1 batsman and 1 bowler who are captain and vice captain respectively. The team should be included, then the total number of ways such a selection can be made is। तो इसमें क्या दे रखा है अपने को 7 बैट्समैन दे रखे हैं और 6 बॉलर्स दे रखे हैं और उनकी से अपने को 10 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है। उसमें से क्या है, जैसे 7 बैट्समैन है और 6 बॉलर है, 7 बैट्समैन है और 6 बॉलर हैं, उनमें से अपने को दे रखा है कि एक कैप्टन तो यहाँ से और एक वाइस कैप्टन यहाँ से पहले ही सिलेक्टेड हैं, तो अपने पास टोटल जो बैट्समैन होंगे वो कितने होंगे 6 और जो रिमेनिंग बॉलर होंगे वो हो जाएंगे कितने 5। अब इन 5 की हेल्प से टीम में 10 प्लेयर्स हैं, उसमें से 2 प्लेयर तो अपन ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं जो कि एक तो कैप्टन है और एक वाइस कैप्टन है। अपने को कितने प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं 8 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं और वो इनकी हेल्प से करने हैं। अब यहाँ पे अपने को दे रखा है कि which should include at least 4 batsmen and 4 bowlers, ठीक है। तो अपने को 4 बैट्समैन 4 बॉलर्स तो रखने ही है, तो अब अपने को क्या करना है यहाँ से एटलीस्ट 3 और यहाँ से भी एटलीस्ट 3 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। तो उसका सिलेक्शन अपन किस तरह से कर सकते हैं, 6 में से एटलीस्ट 3 सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से 3 मैंने ले लिया और बाकी रिमेनिंग जो है टोटल कितने अपने को सिलेक्ट करने हैं 8 सेलेक्ट करने हैं, तो बाकी रिमेनिंग बचे 5 और 5 को बॉलर से सिलेक्ट कर लिया। या फिर एक केस अपने पास ऐसा हो सकता है कि मैं 6 में से 4 तो बैट्समैन सेलेक्ट कर लूँ और 4 ही बॉलर यहाँ से अपन सेलेक्ट कर लें, और एक केस ऐसा हो सकता है कि मैं 6 में से 5 बैट्समैन ले लूँ और 5 में से 3 बॉलर ले लूँ। अब इसके आगे अगर मैं केस बनाऊंगा 6 ही बैट्समैन लेता हूँ तो फिर बॉलर सिर्फ 2 रह जाएंगे और अपने को ये जो चीज़ है ये फुलफिल नहीं होगी, इसलिए अपने पास सिर्फ यही
केसेस बनेंगे। तो इन केसेस को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 20 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 6 4 जो है 6, ये आएगा 10 इंटू 5, एक ये हो जाएगा 6 इंटू 5 बटे 1 इंटू 2 इंटू 5, 15 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो इन सबको जब अपन 20 प्लस ये हो जाएगा 15 5 20 प्लस 75 प्लस 60, और ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 155। इस तरह से जो अपना आंसर होगा 155 अपना आंसर, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? द रिमाइंडर व्हेन 64 इज टू द पावर 64 होल पावर 64 इज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, मतलब इस नंबर में मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है। तो सिंपल सा सवाल है, 64 रेज़ टू द पावर 64 होल टू द पावर 64, इसको मुझे डिवाइड करना है 7 से। यहाँ पे मैं 64 को 7 का मल्टीपल की टर्म में लिख रहा हूँ, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 9 इंटू 7 प्लस 1 होल टू द पावर 64 होल टू द पावर 64 एंड डिवाइडेड बाय 7। जब इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म हमने क्लास में बताया था कि जब भी आपको ऐसा करना है 7 से डिवाइड करो तो 7 के मल्टीपल को आप यहाँ से डिलीट कर दो, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 पे पावर 64 होल टू द पावर 64। तो ये मेरे पास रिमाइंडर बचा, और 1 पे पावर 64 1 होगा, और अगेन 1 पे पावर 64 1 होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बन जाएगा 1। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल हमने अपने क्लास में करा रखे, शॉर्टकट तरीका यही है, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये लिमिट का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, सारी स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करना है। सारी स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10 5x पे पावर 1/3 लोग ln 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स 3 रूट x होल टू द पावर 2 और e टू द पावर 5x पे पावर 4/3 माइनस 1। अब ये तो हमको पता है स्टैंडर्ड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x अपॉन x 1 होता है, tan इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है। इस सारी स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ करना है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, ये भी 1 होता है, और tan इनवर्स वाला भी लिख दिया है, और e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये भी 1 होता है। ये सारी की सारी लिमिट्स यूज़ करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं अपन, और यहाँ पे लिख रहे हैं tan 5x टू द पावर 1/3। अब इसको 1 बनाना चाह रहे हैं, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो 5x भी तो क्या होगा, टेंडिंग टू 0 प्लस होगा। तो मुझे क्या करना है, 5x टू द पावर 1/3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इनटू, सेम यही सिचुएशन यहाँ पर है, ln 1 प्लस 3x स्क्वायर, अगर x टेंडिंग टू 0 है, 0 प्लस है, तो 3x स्क्वायर भी टेंडिंग टू 0 होगा, तो हमने 3x स्क्वायर से अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया। सेम टू सेम प्रोसेस हमें डिनोमिनेटर में करना है। tan इनवर्स 3 रूट x, अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो 3 रूट x भी टेंडिंग टू 0 होगा, तो यहाँ पे हमने 3 रूट x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यह कितना हो जाएगा 9x। देन एक और बचता है e टू द पावर 5x टू द पावर 4/3 माइनस 1, तो e टू द पावर यहाँ पे लिखेंगे
एक्स टू द पावर 4/3 और बल्कि 5 भी मल्टीप्लाई में, और इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। अब ये सारे के सारे स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। ये वैल्यू आपके पास 1 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 की तरफ टेंड होगा, ये भी 1 की तरफ टेंड होगा, ये भी 1 की ओर टेंड होगा, ये भी 1 की ओर टेंड होगा। तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है? फाइनली मुझे मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 5 × 3 9, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 5 × 3 सॉरी 15 और एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 1/3, तो ये 2 + 1/3 तो हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6, 7/3। ठीक है, तो 15 एक्स पावर 2 + 1/3। ऐसे कैसे? डिनोमिनेटर में चेक कर लें। डिनोमिनेटर में आपके पास 9 × 5 45, यहाँ जाएगा 45 एक्स टू द पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा x और 4/3, 4/3 यानी कि ये भी आपका 1 + 4/3 7/3 हो जाएगा। ये भी आपका 7/3 लिख दो, ये भी सॉल्व होने पे यहाँ पे आपका 1/3 बनेगा। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस और एक्स पे पावर 7/3, एक्स पे पावर 7/3, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3। चेक करें ऑप्शन में है क्या 1/3? यस, थर्ड वन। कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, इधर 3x² से मल्टीप्लाई किया था, 15 हो गया था, और ये आपका 3 9x, यहाँ पे 5 था, 9 × 5 = 45 15। तो ये क्वेश्चन आसान है, 1/3। अगला जो क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व से, क्वेश्चन नंबर 19। इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = 4 - x² एंड y = x - 4/2 इज इक्वल टू अल्फा, देन 6α = 2। एक तो पैराबोला है और एक लाइन है। क्या हम इसका रफ डायग्राम बना दें? क्या हम इसका रफ डायग्राम बना रहे हैं ऐसे, 4 - x²/2, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ इसका बन के आएगा। और यहाँ पे 0 किया तो ये कहाँ कट करेगा? 16, यानी कि आपका जाएगा 4,0 और -4,0। और जब मैं x को 0 करूँगा तो y का वैल्यू होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 4 - x²/4। फिर एक लाइन है y = x - 4/2। यहाँ पे इसको 0 किया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, ये यहाँ से। ठीक है, पुट किया तो ये वैल्यू x का वैल्यू जाएगा आपका पास 4। मैं देख रहा हूँ कि x एक्सिस और y को कहाँ कट कर रहा है, और देन फिर मैंने पुट किया x = 0 तो y का वैल्यू -2, तो ये हमने यहाँ लोकेट कर दिया -2। तो 0, -2, और ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। तो हमें इससे बाउंडेड कर्व अल्फा दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ये बाउंडेड कर्व मतलब आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है, ये शेडेड रीजन। और शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए अपर माइनस लोअर। अब मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि ये पॉइंट क्या आने वाला है। इस पॉइंट को निकाल लेते हैं, क्योंकि लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो हमने इसको इक्वेट किया, तो x - 4/2 = 4 - या 16 - x²/4। ये यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, हो जाएगा 2x - 8 = 16 - x²। इसको सॉल्व किया, x² प्लस का 2x और माइनस का 24 के सॉल्यूशन आने चाहिए, x + 6 और x - 4। तो एक तो पॉइंट आएगा 6, x पॉइंट आएगा x = -6 और 4, तो 4 तो ऑलरेडी दिख रहा है, ये -6 होगा। नाउ अब क्वेश्चन आसान हो गया है और इसमें एरिया निकालना है, तो अपर माइनस लोअर कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम -6 to 4, अपर कर्व कौन सा है? पैराबोला है। 4 - x²/4, 4 - x²/4 माइनस ऑफ लाइन क्या है? y x - 4/2।
अब बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है ओल्ड डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6 अल्फा। फिर आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आपको सॉल्व करना है और कैलकुलेशन यहाँ पर हो रहा है, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेट करना है, इसको 6 अल्फा के इक्वल करना है और 6 अल्फा इज इक्वल्स टू मतलब अल्फा का वैल्यू आएगा, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे शायद वैल्यू 6 अल्फा नहीं दे रखी, अल्फा दे रखा है, इज इक्वल टू अल्फा, देन फाइंड द 6 अल्फा। तो ये आपको यहाँ पे अल्फा करना है और अल्फा का वैल्यू आने के बाद उसको 6 अल्फा के इक्वल करना है और 6 अल्फा का वैल्यू जो है हमारे पास 250 आएगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। कैलकुलेशन आपको करना है, आसान सवाल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let the set of all values of p belongs to r for which both the roots of the equation are negative real number lie with the interval alpha beta निकालना है, then beta minus 12। ये क्वेश्चन क्या है, लोकेशन ऑफ रूट का है, बहुत टाइम बाद जो है जेईई मेन ने लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपने कर्व बना दिया। अब चूंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दोनों रूट नेगेटिव, ये वाला एक रूट ये एक रूट ये, ठीक है, यानी ये रूट हो गया x1 और x2। ऐसा भी तो हो सकता था दोनों रूट रियल एंड इक्वल अनइक्वल है, वो भी नेगेटिव है, और दोनों रियल एंड इक्वल रूट भी तो नेगेटिव हो सकते हैं, तो यहाँ पे x1 = x2। तो कंडीशन क्या हुई, पहली कंडीशन तो हुई d > 0। सेकेंड कंडीशन जो है हमारे पास वो ये होगी, जो -b/2 है वो <0 होगा, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, एंड जो थर्ड कंडीशन है वो हमारे पास है f(0) क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। बस इनको आप सॉल्व कर लें, जो इक्वेशन दे रखी है उसको आप f(x) ले लें कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, x² - p + 2 × x + 2p + 9 = 0। तो b² - 4 इसी अप्लाई करें, तो p + 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 1 और 2p + 9 > 0। ये आपका बनेगा p² + का 4p + का 4 माइनस का 8p माइनस का 36, और ये आपका जाएगा p² - का 4p और प्लस का माइनस का 32 > 0। 8 और 4 तो p - 8 और p + 4 > 0, यही आना चाहिए। तो p का जो वैल्यू आएगा, p बिलोंग्स टू -∞ टू -4 क्लोज इंटरवल यूनियन 8 to ∞। ये पहला वाला केस सॉल्व हुआ। सेकंड केस से -b/2 है, यानी कि सेकंड केस के लिए अपन लिख लेते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा p + 2/2 <0, मतलब p <-2 हो जाएगा, ये सेकंड हो गया। और थर्ड कंडीशन है आपके पास, थर्ड कंडीशन है f(0) > 0। f(0) > 0 का मतलब हो जाएगा ये 0, तो 2p + 9 > 0 और p <-9 /2। अब इन सब की कॉमन वैल्यू निकाल दें, अब हम इन सब की कॉमन वैल्यू निकाल दें, तीनों की कॉमन वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं नंबर लाइन पे प्लॉट करके। तो ये वैल्यू हमारे पास है, तो जब हमने किया तो तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिली -9/2 से -4। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, -4 मिला था कि एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो रहा है। एक -4 मिला था, -9/2 बिल्कुल बरोबर है। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू -9/2 और बीटा का वैल्यू -4। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन बीटा -2 और बीटा -2 आप निकालेंगे, तो बीटा -2 बीटा -4 है, और 2 की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो प्लस का 9 और 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है, तो बच्चों को टाइम लग सकता है।
नेक्स्ट आते हैं अपन इंटीजर वाले सेक्शन में। क्या कह रहा है इंटीजर वाले सेक्शन? द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट A1 2 3 containing at most 6 element including 1 2 which are reflexive and transitive but not symmetric। मुझे क्या करना है, एक मेरे पास रिलेशन है जो R में डिफाइंड, सॉरी A से A में ही डिफाइंड है, ठीक है, और कंटेनिंग एटमोस्ट 6 एलिमेंट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 एलिमेंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप, 6 से कम हो सकते हैं लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं लेना है। इंक्लूडिंग 1 and 2, इंक्लूडिंग यानी 1 2 तो होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे रिलेशन बना रहे हैं कि कौन कौन से रिलेशन होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ बता रहे हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा। पहले रिलेशन की बात कर लेते हैं, रिलेशन 1। रिफ्लेक्सिव होने के एवरी एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का इटसेल्फ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए, यानी कि 1 1 तो होगा ही, 2 2 भी होगा और 3 3 भी होगा, और इसके एवरी एलिमेंट का किसी अनादर एलिमेंट के साथ भी जो है रिलेशन हो सकता है। रिफ्लेक्सिव में ऐसा होता है। तो ये 1 2, तो आप चेक करें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। यस रिफ्लेक्सिव है। क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, 1 1 2 2 3 3। अब 1 2 अगर 1 का 2 के साथ है, और देखो 2 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 2 के साथ, तो अगेन 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ होगा नहीं, ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव, बट सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए 1 का 2 के साथ है, तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए था, मतलब ये ओके है। नेक्स्ट रिलेशन की बात करें, और कितने रिलेशन हो सकते हैं, और यहाँ पे 4 ही एलिमेंट कंटेन है, 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, और ये तो होना ही चाहिए, 1 1 2 2 3 3, मतलब ये तो होना ही चाहिए 1 2। और अगर मैं 1 3 भी ऐड कर दूं तो भी ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। देखो 1 3 है ना, और 3 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ, ये भी रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। R3 की बात करें, ये तो होना ही चाहिए, 1 1 2 2 3 3 है ना, 1 2, ये तो होना ही चाहिए। और 1 का 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, हमने लिया 2 का 3 के साथ। क्या 2 का 3 के साथ है क्या, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ ना, 2 का 3 के साथ लेंगे तो फिर एक और मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए को मैं बात में लिखूंगा, पहले मैं बाकी के दिखा देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 1 का 2 2 1 2। अब आप ले लें 3 1 3 1 ले लेते, केवल 3 1 3 1 इसलिए लिया, 1 का 2 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, तो आपके पास 3 का 2 के साथ होना चाहिए, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मुझे 3 का 2 के साथ एलिमेंट अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको एलिमेंट करा दिया, तो कितना जाएगा, एटमोस्ट 3 होने चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना, 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एटमोस्ट 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव। और मुझे चेक कर लेना कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है, 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ नहीं है, 3 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ नहीं है, 3 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ अवेलेबल नहीं है। एक और इसमें अपन बना सकते हैं R4, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ और 3 का 1 के साथ ले लिया, 1 का 3 के साथ ले लिया। अपन ले सकते हैं 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए, जो अवेलेबल नहीं था। और चेक कर लें, 3 का 1 के साथ है ही नहीं, तो ये भी आपका सिमेट्रिक है, नहीं सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो 2 का 3 के साथ, बस 1 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ। ये R4 हो गया। और R5 और भी रिलेशन बन सकते हैं क्या, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, ये तो होना ही चाहिए, और 3 का 1 के साथ, ये अपन ने नहीं लिया था क्या, 3 का 1 के साथ ले लिया था, ये हमें नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो ये तो आपको लेना ही है, 1 का 3 के साथ एसोसिएटेड हो गया है, और 2 का 3 के साथ भी ले लिया है। और 1 का 3 के साथ ऑलरेडी ले चुके हैं, इससे ज़्यादा मुझे एलिमेंट नहीं चाहिए।
अब मुझे चेक करना पड़ेगा 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ लिखना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। एक बार चेक कर लें कुछ मिसिंग है क्या इसमें। ये आपका था 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, वो हम ले चुके। 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ हो चुका है। 1 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ और 3 का 1 के साथ, ये हमने ले लिया। आगे मैं इसको आगे चेक करना चाहूँगा कि ये बन तो रहा है ना। 1 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ, हाँ ये वाला हमने मिस किया हुआ था, यस ये हमारा मिस हो रहा था, बाकी सारे हो रहे। और 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, बाकी सारे हो गए। तो कितने रिलेशन बन गए मेरे पास? ये सारे के सारे आपके क्या हो चुके हैं? 1 2 3 4 5, 5 रिलेशन है जो आपके पास बन गए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो टोटल एटलीस्ट 5 रिलेशन तो ऐसे होंगे ही होंगे, तो जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यही क्वेश्चन है। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। लेट Sn डिनोट द सेट ऑफ ऑल सबसेट 1 to n, यानी 1 से लेके n के बीच में जितने भी नंबर्स हैं जिसमें विद नो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 3 5, इसमें देखो 2 मिसिंग है, 3 के बाद 4 मिसिंग है, मतलब नो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। बट 1 2 4 ये S6 नहीं होगा क्योंकि ये रिलेशन मुझे चाहिए, ठीक है क्या। देन S5 इक्वल टू, यानी मुझे 5 एलिमेंट लेने हैं। S5 यानी कि कोई से 5 एलिमेंट अपन ने उठा लिए, S5, और n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो अपन ऐसे ले लेंगे S5, कोई से भी 5 एलिमेंट ऐसे ले लिए, 2 3 4 5 6। अब इसके सबसेट्स कौन से होने चाहिए? इसके सबसेट्स वो होने चाहिए जब 5 में से एक भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब ये इसका एक सबसेट है क्या, 5, ये इसका सबसेट बनेगा जब अपन ने एक कोई भी एलिमेंट नहीं लिया है। और जब एक एलिमेंट लेंगे, जब अपन ये देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 1 हो गए यहाँ पे। अब देयर इज 1 एलिमेंट, देयर इज 1 एलिमेंट, और जब 1 एलिमेंट है तो उस केस में तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो आएगा नहीं, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे क्या, 2, ये सब इसके सबसेट होंगे, 3 4 5, यानी कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। अब देयर इज 2 एलिमेंट्स, जब 2 एलिमेंट्स होंगे तब क्या होने वाला है? जब 2 एलिमेंट होंगे तब कैसे कैसे आएगा, देखो, पर इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिया 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, ऐसे ही 4 का 6 के साथ। बस 2 एलिमेंट लेंगे तो कितने जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ जाएंगे। और जब मेरे पास 3 एलिमेंट होंगे, देयर इज 3 एलिमेंट, एनी 3 एलिमेंट, पर ध्यान रखना ये एलिमेंट ऐसे लेने कि 2 एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो क्या क्या बन सकता है? 3 एलिमेंट्स जब अपन लेंगे, इन्हीं में से लेना है, अपन एक ले सकते हैं 2 4 6, 2 4 6। अब मान लीजिए 3 लिया, तो 3 के बाद 5 आएगा, आगे मुझे जरूरत तो केवल एक ही बनेगा, तो बस। और अगर मैं 4 एलिमेंट लूंगा तो 4 तो किसी हालत में ले सकता, 2 के बाद 4 लूंगा तो 4 एलिमेंट कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो इनकी काउंटिंग कर ले, नंबर कितना हो जाएगा? 1 + 5 + 6 + 1, तो 6 5 11 12 और 1 13 आंसर आना चाहिए इसका। 13 आंसर है, चेक कर लेते हैं इसको।
क्लियर? देन नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है the number of singular matrices of order 2 whose elements are from the set 2 3 6 9 is, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हमने सिंगुलर मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा ए बी सी डी, और ये सिंगुलर है तो ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इट मीन्स ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी सी। क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू बी सी। अब आप इसके अंदर 4 एलिमेंट्स ये वाले लेने हैं आपको, इन्हीं एलिमेंट से मुझे मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है क्या? तो मैं केसेस बना रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, केस फर्स्ट ये ले लूँ कि इसमें से केवल एक एलिमेंट ले लूँ, एक नंबर लूँ। देयर इज एग्जैक्टली वन नंबर, एक ही नंबर लूँ मैं। वन नंबर का मतलब ऐसा है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ले लिया 2 2 2 2, एक ही एलिमेंट लिया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या आप देखो, 2 × 2 -2। तो ऐसा मैं कितनी बार कर सकता हूँ? ऐसा मैं यहाँ पे 4 में से कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, 4 C1, तो ऐसे 4 तरीके से होगा क्या? अरे ठीक है, 4 में से कोई एक एलिमेंट चल गया और सबको बिठाने का तरीका एक ही होगा, सबको बिठाने का तरीका एक ही होगा। केस नंबर सेकंड की बात करें, केस 2, देयर इज एग्जैक्टली 2 नंबर्स। 2 नंबर अपन को लेना है, एनी 2 नंबर। तो 4 में से कोई से भी 2 नंबर सेलेक्ट कर ले क्या? अब AD इंटू BC की बात कर रहे हैं अपन, AD इंटू BC। अब देखो ये आपस में मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपस में जो है कॉम्यूटेटिव है क्या? तो AD बोलो या DA बोलो, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। AD अगर मैं A को D की जगह और D को A की जगह बिठा दूँ तो वैल्यू तो सेम आएगी पर मैट्रिक्स बदल जाएगा। यानी कि मैं इसको 2 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ क्या? सेम बात B इंटू C की भी करें, B इंटू C, ये भी आपका AD इक्वल्स टू BC है। B और C ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में B और C की लोकेशन अलग अलग है। अगर मैं मान लो यहाँ पे मान लीजिए मैं 3 बिठाता हूँ और यहाँ 4 बिठाता हूँ, ठीक है, कौन कौन से मेरे पास एलिमेंट, 2 एलिमेंट कोई से भी लेने, वो मैंने ले लिया 2 3, तो यहाँ हो गया 2 3 और यहाँ भी 2 3। तो ये भी 2 तरीके से बैठेंगे क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 4C2 यानी 4 3 या 12, 12/2 6, 6 × 2 12 24 हो गई है, ठीक है। और देयर इज एग्जैक्टली 3 नंबर। 3 नंबर लूंगा तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। अगर 3 नंबर में लेता हूं, कोई से भी 3 नंबर ले लिए, 2 3 6, कोई से भी 3 नंबर ले लिए, तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा कि इनका जो 2 × 3 = 3 × 6, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा ना, नेवर, क्योंकि ये नंबर तो बीच में कॉमन है और ये दोनों डिफरेंट है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। इट मीन्स ये वाला केस तो डिनाई हो गया। केस नंबर 4 ये है कि चारों जो एलिमेंट है वो यहीं से लिए गए हों। अब उस चारों एलिमेंट में से भी एग्जैक्टली 4 एलिमेंट सेलेक्ट किए गए हों, तो देयर इज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट लेने। तो मैं यहाँ पेज बढ़ाता हूँ, देयर इज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट। अब ये चारों एलिमेंट डिफरेंट है, अब वो क्या हो सकते हैं? AD = BC। तब चारों में से 4 एलिमेंट लेने का तरीका 4C4। अब आप देखो यहाँ पे अपने को कौन सा एलिमेंट लेना पड़ेगा? मेरे पास जो सेट है वो है 2 3 6, तो 6 3 जा 18 और 2 9 जा 18। तो ये ऐसा बनेगा 2 × 6 और 3 × 9। अब होगा क्या कि ये अपनी पोजीशन को ही चेंज कर सकता है, ये वाला। जब चारों एलिमेंट डिफरेंट है तो ये अपने आपकी पोजीशन को चेंज करेगा, तो कितना हो जाएगा? 2 तरीके से चेंज करेगा। तो 4C4 ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2। अब आप चेक कर लें कि कितने एलिमेंट्स हो गए। 4 इधर से थे, 24 और 4 28, कोई केस मिसिंग तो नहीं है। 4C2 4 × 12/2, 6 6 दूनी 12 दूनी 24। एक बार चेक कर लेते हैं, सारे एलिमेंट 4 आइडेंटिकल एलिमेंट है,
6 इंटू 3 4 दूनी 8, 24 इधर से हो गए थे, 24 और 8 तक है ये, 24 और इधर आपके पास 4 थे ना, 24 और 4 आपके पास 28। अच्छा चारों डिफरेंट है ना, तो 4 में से तो एक ही सेलेक्ट करोगे ना भाई, चारों डिफरेंट है, सबकी पोजीशन अलग अलग होगी ना। 4C1 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलने वाला है, ये आपका मिलेगा, उधर आपका 4 मिला था, फिर 24 मिला था और फिर 8 मिला, तो 24 और 12 36 मैट्रिसेस बनेंगे ऐसे। ठीक है, वो यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हैविंग वन ऑफ इट्स फोकस एट -3, 0 इफ द लेटेस्ट रेक्टम थ्रू द अदर फोकस सबटेंड राइट एंगल एट पी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, आपको दे रखा है α√2 माइनस बीटा, मतलब कुछ इस तरह का हाइपरबोला है। ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोकस है ए ई इक्वल टू -3, 0 प्लस माइनस ए ई ना, तो ये आपको प्लस माइनस ए ई, 0 और वैसे भी पता चल रहा है ई पॉजिटिव होता है, ए भी पॉजिटिव है इस केस में, तो यहाँ पे ए का वैल्यू -3 आएगा, मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये आएगा -3, 0, तो यह माइनस का 3, 0, ये फोकस हो गया इसका। इफ द लेटेस्ट सेक्टम थ्रू इट्स अदर फोकस, ये दूसरे फोकस से पास होगा और दूसरा फोकस आपका ऑब्वियसली 3, 0 होगा। सबटेंड राइट एंगल एट पी, ये राइट एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। अब चूंकि ड्यू टू सिमेट्री ये वाली लाइन ये वाला लेंथ इक्वल होगा, इट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा ये इसके वर्टिसेस कितने हो जाएंगे 3, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो इसका स्लोप कितना हो गया 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए -0 अपॉन 3 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये मेरे को मिलने वाला है बी स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू 6 मिलेगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6a। तो बी स्क्वायर का वैल्यू तो मुझे मिल गया है। अब मुझे ए का वैल्यू चाहिए होगा, ए का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब आपको ये बात तो ऑलरेडी पता है कि बी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 6a आया, अपन ने बी स्क्वायर लिखा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1 इक्वल टू 6a, सिंप्लीफाई किया तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 6a। ए का वैल्यू मुझे दे रखा था, ए का वैल्यू कितना था -3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 6a, और ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ए का क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 इंटू 1, तो a इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36, तो 6 इंटू 36, तो 6√6 अपॉन 2, दैट मीन्स a का वैल्यू मेरे पास आएगा -3 प्लस -3। अब a तो चूँकि पॉजिटिव होता है तो 3√2 a का वैल्यू होगा 3√2 माइनस का 3। अब a आ गया तो b तो आ ही जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर कितना है मेरे पास 6 इंटू a, तो 3√2 माइनस 3। अब मुझे चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर निकालने के लिए मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3√2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू 6 इंटू 3√2 माइनस 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें एंड गॉट द आंसर। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन आप यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंटिन्यूटी से, द नंबर ऑफ पॉइंट्स
of discontinuity of function f of x is equals to gi of x square by 2 minus gif of root x, और इंटरवल मुझे दिया है 0 से लेके 4, where gf denotes the greatest integer function. अब ये तो पता है कि जो x स्क्वायर बाई 2 है वो इंटरवल 0 से लेके 4 में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, और रूट x भी इंटरवल 0 से लेके 4 में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. तो मैं सिंपल से एक बात ये देखूंगा कि जहां जहां भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर वैल्यू देगा, ये जहां जहां इंटीजर देगा वहां पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा क्या, क्योंकि जीआईएफ फंक्शन जो होता है एवरी इंटीजर पे डिसकंटिन्यू होता है. तो बस मुझे ये देखना है कि इस इंटरवल में 0 से लेके 4 में एक्स स्क्वायर बाई 2 का जीआईएफ कितना इंटीजर रखेगा, कौन कौन से इंटीजर वैल्यू पे रखेगा. तो सबसे पहले तो ये बात ऑलरेडी पता है कि कॉन्सेप्ट की भी बात कर ले. अगर हम बोले कि ये डिसकंटिन्यू है और ये कंटिन्यूस है, तो डिसकंटिन्यू माइनस कंटिन्यूस डिसकंटिन्यू होता है, या ये कंटिन्यूस हो जाए ये डिसकंटिन्यू हो जाए तो भी क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यू. लेकिन अगर ये डिसकंटिन्यू माइनस डिसकंटिन्यू है तो ये क्या हो जाएगा, अपन को चेक करना पड़ेगा, है ना, चेक करना पड़ेगा. और अगर ये भी कंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यू माइनस कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस होगा. तो पहले मैं पॉइंट्स निकाल लूँ. तो सबसे पहले हम बात करें, एक्स वेरी करा मेरा 0 से लेके 4 क्लोज इंटरवल में, तो एक्स स्क्वायर वेरी करेगा हमारे पास 0 से लेके 16, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 वेरी कर जाएगा हमारा 0 to 8, ठीक है क्या, और एक्स स्क्वायर हमारा वेरी करेगा 0 से लेके 16. सॉरी यहीं पे कर देना चाहिए था अपन को, क्योंकि मुझे एक्स का वैल्यू निकालना, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 के लिए अपन को वैल्यू निकाल ली. तो रुको एक मिनट, ये यहाँ से हटा दीजिए. अब एक्स स्क्वायर बाई 2 के लिए जीआईएफ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 का जीआईएफ क्या आएगा 0 से 8 में, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 भी आएगा, ठीक है. तो जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है ना, ये इंटीजर वैल्यू यहाँ देने वाला है एक्स स्क्वायर बाई 2, ये नहीं वैल्यू आपको मिलने वाली इस इंटरवल में. तो 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, आपको 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, 14 मिलेगा, 16 मिलेगा, और x का वैल्यू क्या मिलेगा जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, 0 मिलेगा, √2 मिलेगा, 4 √2 मतलब 2 मिलेगा, √6 मिलेगा, √8 मिलेगा, √10 मिलेगा, √12 मिलेगा, √14 मिलेगा और √16. और ये वो पॉइंट है जब राइट कंटिन्यूस होगा. तो मेरे पास पॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब आप क्या देख सकते हैं, ये वो पॉइंट है x की जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा. अब इसका भी देख लेंगे रूट x के लिए. x वेरी किया मेरा 0 से लेके 4, तो रूट x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 0 से लेके 2. और इसके लिए GIF जो रूट x की जो वैल्यू यहाँ पे दिखाने वाला है, कौन कौन से इंटीजर देगा, ये इंटीजर देगा यहाँ पे. रूट x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे इंटीजर कहाँ देगा, 0 1 और 2 पे ये इंटीजर आएंगे. तो इस केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 एंड 4. अब आप क्या देख रहे हो, x की वैल्यू यही है, तो 0 पे तो राइट कंटिन्यूस होगा, वो तो आपको चेक करने. अब देखो ये 1 पे डिसकंटिन्यू, लेकिन ये 1 पे कंटिन्यू, कंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यू होगा. ये जो 4 पॉइंट है ये दोनों में कॉमन है, यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी, यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूटी माइनस डिसकंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा. बाकी देखो अगर ये √2 पे डिसकंटिन्यू है तो ये √2 पे कंटिन्यूस है, क्योंकि सॉरी हाँ ये √2 पे कंटिन्यू, और कंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यू. तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर मुझे निकालने तो मैं इसे काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो कॉमन एलिमेंट है 7, और इधर आपके पास एक बीच का एलिमेंट है 1, 8 हो गए यहाँ पे. तो 0 पे तो कंटिन्यू, 4 पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि 4 पे क्या है, और 4 पे भी मुझे 4 माइनस पे चेक करना है, 4 माइनस और 4 पे, तो वो अपन चेक कर लेते हैं. वैसे यहीं पे मैं बता भी देता हूँ कि यहाँ पे 4 माइनस पे जो वैल्यू आएगी, 4 माइनस यानी कि 16/2 यानी 8 माइनस, और 8 माइनस पे GIF 7 हो जाएगा. 4 माइनस यानी कि आपके पास 2 माइनस यानी कि 1 हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 6, और 4 पे तो वैल्यू आप एग्जैक्टली निकालोगे 8 माइनस 2 6 6, यानी कि ये यहाँ पे 6 दे रहा है, यहाँ पे
6 दे रहा है, यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। इट मीन्स जो मेरे पास पॉइंट आए 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसमें से आया 8, इसमें तो कंटिन्यूस आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो गए हमारे पास 8। तो ये सवाल अच्छा सवाल है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको पूरे रिजल्ट्स पता होने चाहिए, उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर वाले टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे लॉजिकली हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है।